डीएनए मित्रों, आज का हमारा यह विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत ही गंभीरता से देखिए और समझिए, क्योंकि आज हम ऐसी मानसिकता को बेपर्दा करेंगे जो शांति के लिए बड़ा खतरा है, जो देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है, जो बार बार व्यवस्था को चुनौती दे रही है। यह चुनौती अखिल भारतीय स्तर पर दी जा रही है। इसे आप कट्टरवाद का हिंसा मॉडल भी कह सकते हैं। एक मॉडल बन गया है, अफवाह फैलाओ, भीड़ जुटाओ, पुलिस प्रशासन पर पथराव करो, फिर पत्थरबाजों को ही मासूम बताओ। यही मॉडल उत्तर प्रदेश के संभल में अपनाया गया, यही बरेली में हुआ, यही मध्य प्रदेश के सीहोर और राजस्थान के चौमू में हुआ। अब यही मॉडल दिल्ली में भी अपनाया गया। यह बहुत ही गंभीर विषय है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में कट्टरपंथी गैंग ने पत्थरबाजों को आगे कर हिंसा की साजिश रची, वो भी जनवरी के महीने में, जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होनी है। आज आपको दिल्ली में आधी रात की अराजकता की पूरी कहानी देखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कैसे देश की राजधानी में बरेली और संभल के मिक्स्ड मॉडल का प्रयोग किया गया। कैसे अफवाह फैलाने के लिए मुसलमानों को आधी रात में जगाया जा रहा था। कहा जा रहा था, मुसलमानों जाग जाओ। क्या इसीलिए जाग जाओ ताकि अफवाह फैलाओ? जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे उन्हें शेर कहा जा रहा था, शाबाशियां दी जा रही थी। मॉडल समझिए, पत्थरबाजों को शाबाशी दो और दंगा भड़काओ। आज आप जानेंगे इस अराजकता का मास्टरमाइंड यानी तुर्कमान का तौकीर रजा कौन है। आज आपको पता चलेगा वो कौन लोग हैं जो पहले भड़काते हैं और हिंसा भड़कने के बाद पत्थरबाजों के लिए ढाल बनकर सामने आ जाते हैं। मित्रों, आज हमारी टीम ने बेखौफ होकर सुबह से आपके लिए ग्राउंड से रिपोर्टिंग की। जी न्यूज इकलौता चैनल था जो उन पत्थरबाजों के घर पर पहुंचा जो आधी रात को पुलिस पर पत्थर चला रहे थे। वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरी खबर समझते हैं। आखिर आधी रात को हुआ क्या था? हिंसा भड़की तो भड़की क्यों? रात के करीब 12:40 के आसपास एमसीडी की टीम अवैध निर्माण को हटाने दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पहुंची थी। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की कोशिश के दौरान ही पथराव होने लगा। प्रशासन के पहुंचते ही अफवाह गैंग एक्टिव हो गया। अफवाह फैलाई गई कि पास ही मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला है। सोचिए, कितनी बड़ी बात थी जिसे अफवाह की हवा में फैलाया गया। यह कट्टरपंथियों के अराजकता मॉडल का पहला चरण था, फर्स्ट स्टेज थी। यही संभल में हुआ था। प्रशासन की टीम सर्वे करने पहुंची थी। अफवाह उड़ा दी गई कि जामा मस्जिद पर एक्शन होने वाला है। यही बरेली में हुआ था, अब यही दिल्ली में हुआ है। समझिए, कट्टरपंथी अफवाह तंत्र का यह देशव्यापी मॉडल राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। उनकी मिलिट्री आ गई है। वो मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं। उनकी यानी दुश्मनों की, हमारी यानी अपनी। समझिए, शब्दों के जरिए ही पहले साफ साफ मजहबी दीवार खड़ी की जाती है। कट्टरपंथी नफरत का जहर घोला जाता है, हिंसा के लिए उकसाया जाता है। अफवाहबाजों के नेटवर्क ने अपना काम किया। उसके बाद हाथों में पत्थर लिए उन्मादियों की भीड़ दौड़ी चली आई। उन्मादियों ने दिल्ली को अराजकता का केंद्र बना दिया। मित्रों, अब से 20 घंटे पहले यानी रात 1 बजे दिल्ली का तापमान करीब 11 डिग्री था। इतनी ठंड में सामान्य दिल्लीवासी बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलेंगे। सोचिए, कट्टरपंथी उन्माद की आंच कितनी तेज थी कि हाड़ कपाने वाली ठंड में भी हाथ में पत्थर लिए सैकड़ों अतिवादी तुर्कमान गेट पर पहुंच गए और प्रशासन की टीम पर टूट पड़े। किस तरह पत्थर बरसाए गए और धर्म युद्ध का उद्घोष किया गया, हमारे इस 1 मिनट के वीडियो विश्लेषण में आपको ये देखना चाहिए और इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। अदालती फरमान के खिलाफ बीती रात दिल्ली के तुर्कमान गेट में मियां भाई कुछ यूं भड़के कि मजहबी नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर। एक तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ करीब 50 पत्थरबाजों की फौज इसे रोकने के लिए हाथों में पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए। नीचे सड़क पर कुछ लोग पत्थर चला रहे थे तो छतों से लोग इनका हौसला बढ़ा रहे थे। खुद को शेर मानकर जो पत्थरबाज बीती रात बुलडोजर कार्रवाई को रोकने निकले थे, उन्होंने भीड़ की आड़ में पत्थर तो बरसा दिए, लेकिन जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दुम दबाकर भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने पत्थरबाजों को पीछे हटने के लिए पहले माइक से अनाउंस किया। इसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए।
पत्थरबाज जब इसके बाद भी डटे रहे तो दिल्ली पुलिस ने आखिरकार सर्द में लाठी डंडों से खदेड़ कर पत्थरबाजों को भगाया। अफवाह उड़ाई गई थी कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। क्या मस्जिद टूटी? नहीं, मस्जिद अपनी जगह पर सही सलामत है। क्या मस्जिद टूटनी थी? बिल्कुल भी नहीं। एक्शन तो मस्जिद के आसपास हुए अवैध कब्जे के खिलाफ हुआ, वो भी कोर्ट के आदेश पर हुआ। फिर पथराव क्यों हुआ? क्या पथराव सिर्फ अतिक्रमण हटाओ एक्शन के खिलाफ था या इसका कनेक्शन 48 घंटे पहले आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से था? क्या उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलने का जो दर्द, जो गुस्सा, जो नाराजगी, बेचैनी कट्टरपंथियों के दिल में थी, वो पत्थर बनकर एमसीडी की टीम पर बरसी? मित्रों, ये गंभीर सवाल हैं। ये सवाल क्यों उठ रहा है हम आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको प्रशासन पर पत्थर बरसाने वाले उन्मादियों के बारे में अपडेट कर देते हैं। हम जो जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। चांदनी महल पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल संदीप के बयान पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त एफआईआर की कॉपी की तस्वीर आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। अब आपको बिग वॉल पर उन 5 पत्थरबाजों के नाम दिखाते हैं जो पुलिस की एफआईआर में दर्ज हैं। मित्रों, ये वो 5 पत्थरबाज हैं जो थोड़ी देर में मासूम पत्थरबाज होंगे। एक बहुत बड़ा तबका जिनकी ढाल बनकर उठेगा, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इनके नाम बता देते हैं। मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफे। सब के सब कहां के रहने वाले हैं? चांदनी महल सेंट्रल दिल्ली। चांदनी महल सेंट्रल दिल्ली, सब के सब चांदनी महल सेंट्रल दिल्ली के रहने वाले हैं। और नाम आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ। ये वो हैं जिनकी पहचान हो गई है। कट्टरपंथी पत्थरबाजों की भीड़ 50 से ज्यादा थी। वीडियो के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जी न्यूज को जो जानकारी दी उसके मुताबिक अब तक 50 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। एक टीम पत्थर फेंकने वालों पर काम कर रही है और दूसरी टीम सोशल मीडिया पर एक्टिव कट्टरपंथी गिरोह पर काम में लगी हुई है। डीएनए मित्रों, पुलिस ने जिन 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया उनकी तस्वीरें आप उस वक्त मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। इनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद अदनान और समीर। डीएनए मित्रों, बीती रात हुई हिंसा में इन आरोपियों की क्या भूमिका थी, हमने उसकी भी पड़ताल की। हमारी टीम आरोपियों के घर पर पहुंची। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए, जब हमारी टीम अदनान के घर पहुंची तो परिवार ने कैसे गिरफ्तारी का गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अदनान है जो कि इसी मोहल्ले में रहता है, 3549 इस मकान में वो रहता है। वो घर है, ये वालिदैन से जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार के कोई सदस्य बात करना चाहे तो। ये बताइए, पुलिस कितने बजे कल आई थी और अदनान उस वक्त कहाँ था? भाई ऊपर सो रहा था, बता रहा हूँ ना आपको, सो रहा था। दिमागी हालत थोड़ा सा उनका बिल्कुल नहीं, प्लीज इनको बिल्कुल इनको हाँ आप नहीं, आप फौरन में बंद कर रहे हैं इस कैमरे को, यही बंद कर रहे हैं आप फौरन। आप भाई नहीं, हमें कुछ नहीं कर, मैं कह रही हूँ कैमरा बंद करें। क्या करता है अदनान? अदनान क्या करता है? अदनान भाई चप्पल का काम करते हैं। चप्पल का काम अपना ही काम है। हाँ, सिलाई भी करते हैं। वैसे अब से उनके जो सीवी में पत्थर चप्पल के अलावा पत्थरबाजी का काम है, ये भी लिख गया है। डीएनए मित्रों, पत्थरबाजी के एक आरोपी अरीब के बारे में जब हमारी टीम ने पता करने के लिए तुर्कमान गेट की गलियों में पूछताछ की तो कोई कैमरे पर आने को राजी नहीं था, लेकिन अरीब के भाई ने बताया कि वो बीती रात से ही गायब है। हमारी टीम 2 और आरोपियों काशिफ और कैफ के घर भी पहुंची। देखिए परिवार के लोगों का क्या दावा है। हम तो कैफे से अंदर 3 बजे की बात है, 2:45 बजे हम निकल गए थे कैफे से। 3 बजे तक यहाँ थे हम बाहर। अब मैं घर आ गया, फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन ही स्विच ऑफ। अरीब के भाई से पता चला कि इस इलाके में कल जो वारदात हुई थी, बीती रात जो वारदात हुई थी, उसके बाद से वो अपने घर से लापता है। वो रात तकरीबन 3 बजे के आसपास रेस्टोरेंट को बंद करके घर आने को बोल करके निकला था, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य हैं कि जिसमें पता चल रहा है कि अरीब जो है पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल था और सोशल मीडिया में उसके कई वीडियो दिखे हैं।
जो मोहम्मद काशिफ है और कैफ दोनों भाई हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा है। उनका जो घर है गली गोतरियान है, तुर्कमान गेट के इलाके में आती है और जी न्यूज़ उनके घर पर पहुंचा है। उनकी जो माता जी हैं वो हमारे साथ हैं, उनके जो चाचा हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शायदा। ये कहना है कि ये जो है भीड़ में शामिल था, इस वजह से पकड़ लिया। भीड़ में शामिल नहीं थे, मेरे बच्चे बहुत शरीफ हैं, आप पूरे मोहल्ले से इंक्वायरी कर लीजिए। मेरे बच्चे बहुत नेक हैं क्योंकि ये स्टूडेंट हैं। ये तो कहीं से कहीं तक लगी, पुलिस वालों का जो कहना है ये गलत है। मैं खासकर अपने ये दोनों बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि वो उस टाइम में घर पे अवेलेबल थे, हमारे पास प्रूफ है, चाहे हम किसी के सामने ये बात बोल सकते हैं। मित्रों, जनवरी का महीना है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होनी है। अभी परेड का अभ्यास हो रहा है। इस दौरान पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर होती है। सोचिए, ऐसे समय में कट्टरपंथियों के अफवाह तंत्र ने दिल्ली को अराजकता का केंद्र बना दिया। ये बड़ा खतरा है, इसे समझने की जरूरत है। ये लोग पहले जमीन कब्जाएंगे, कब्जा हटाने की कार्रवाई होगी तो पत्थर बरसाएंगे। दिल्ली की यह घटना बड़े खतरे से सावधान रहने के लिए चेतावनी देती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे ऐसे समझिए कि अब पत्थरबाजों ने दो श्रेणियां, दो कैटेगरी बना ली। एक वो हैं जो सीधे प्रशासन की टीम पर पत्थर बरसाते हैं, दूसरे वो हैं जो शाब्दिक प्रहार करते हैं, यानी वैचारिक पत्थर चलाते हैं। पहले वाले पत्थरबाज प्रशासन की टीम को लहूलुहान कर देते हैं, दूसरे वाले पत्थरबाज सिस्टम को लहूलुहान करने की साजिश करते हैं। मित्रों, पहले वाले पत्थरबाजों की पहचान आसान है, उनके हाथ में पत्थर होता है। लेकिन वैचारिक प्रहार करने वाले पत्थरबाजों की पहचान थोड़ी मुश्किल है। इनकी पहचान इनके शब्दों से करनी है। आप सुनिए, वैचारिक प्रहार करने वाले पत्थरबाज कैसे शब्दों को हथियार बनाते हैं। गलत कार्रवाई हुई है, जो गलत कार्रवाई जी जनाब। अगर जो तारीख दी गई है तो तारीख पे तो कायम रहना चाहिए ना। 22 मार्च मिली है सरकार को, इनको तो तारीख की दी। अब रात को इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। अच्छा, ये गलत हो गया है। कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी ना। कोर्ट गलत है। कोर्ट भी इनके, वकील भी इनके, जज भी इनके। मतलब कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है आप लोगों? कोर्ट पे लोग भी भरोसा नहीं है। कोर्ट क्यों भाई, कोर्ट पे क्यों नहीं भरोसा है? कोर्ट इन्हीं की हुई है इस टाइम। 1-2 बुलडोजर नहीं थे, 30 बुलडोजर आए थे। मिनटों में काम कर दिया उन्होंने। तो गलत है नहीं, ये भी इतना। ये कार्रवाई गलत मानते हैं आप? मानते, हम तो गलत मानते हैं ये सब। वैचारिक प्रहार करने वाले पत्थरबाज ऐसे ही होते हैं। इन्हें सुनकर आपको उमर खालिद और शर्जिल इमाम की याद आ गई होगी। उमर और शर्जिल भी इसी वैचारिक पथराव गैंग के सदस्य हैं। मित्रों, उमर और शर्जिल भी भारतीय स्टेट के खिलाफ हैं। तुर्कमान गेट के पत्थरबाज भी भारतीय स्टेट के खिलाफ हैं। स्टेट यानी देश का पूरा तंत्र। इसमें सिर्फ सरकार शामिल नहीं है, इसमें व्यवस्थापिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी कोर्ट सभी शामिल हैं। ये कट्टरपंथ की वही वैचारिक कड़ी है जो तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों को उमर खालिद और शर्जिल इमाम से जोड़ती है। मित्रों, समझिए, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के समय भारत की छवि खराब करने के लिए दिल्ली में दंगे की साजिश रची और 2026 में यानी अब तुर्कमान गेट पर पथराव गणतंत्र दिवस समारोह से पहले हुआ। जो कट्टरपंथी पथराव करने वाले को शेर कहते हैं, वो उमर और शर्जिल को अपना नायक मानते हैं। इसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसके लिए इनके दिल में उमर शर्जिल को जमानत नहीं मिलने का दर्द जरूर रहा होगा। यह दर्द तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने की घटना को देखते हुए पथराव के रूप में फूट गया। डीएनए मित्रों, हिंसा की हर घटना के बाद कहा जाता है भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन भीड़ को उकसाने वालों का, भीड़ के हाथ में पत्थर थमाने वालों का चेहरा जरूर होता है। सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद वाले विवाद में बरेली में हिंसा हुई थी। तब भीड़ को भड़काने वाला चेहरा था मौलाना तौकीर रजा। सवाल यह है, तुर्कमान गेट का तौकीर रजा कौन है? हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो हम अपनी बिग वॉल पर दिखाते हैं और इस वीडियो में, ये तुर्कमान गेट का वीडियो है। वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी दिखाई दे रहे हैं और ये मोहिबुल्ला नदवी हैं जो हमने सर्किल करके इसको बनाया हुआ है। और ये उस वक्त का वीडियो है जब भीड़ वहां पर हिंसा के लिए उतरी हुई थी। मोहिबुल्ला नदवी रामपुर से सांसद हैं। अगर उनके संसदीय क्षेत्र की घटना होती तो उनके मौके पर मौजूद होना न्याय संगत दिखता। लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पथराव से ऐन पहले मोहिबुल्ला नदवी क्यों मौजूद थे?
वो पुलिस वालों से क्यों बहस कर रहे थे? क्या मुहिबुल्लाह नदवी ने भीड़ को भड़काया? अब लोग ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल तर्कसंगत है। मुहिबुल्लाह नदवी का तुर्कमान गेट पर दिखना, फिर पथराव होना, ये महज संयोग है या इसके पीछे साजिश वाला प्रयोग है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान मुहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा में कहा था कि अगर मुसलमानों का दमन जारी रहा तो जिहाद करना पड़ सकता है। तो क्या अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को मुहिबुल्लाह नदवी मुसलमानों पर अत्याचार समझकर तुर्कमान गेट पहुंचे थे? उनके पहुंचने के बाद जो हुआ और जैसे नारे लगे उसे तो कट्टरपंथी जिहाद ही बता रहे हैं। इसलिए पुलिस भी अब जांच कर रही है कि आखिर माननीय सांसद महोदय तुर्कमान गेट क्यों पहुंचे थे और कर क्या रहे थे। अभी शुरुआती जांच में ये आया है कि उनकी प्रेजेंस जरूर थी उस समय, लेकिन जब ये हमारा डेमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तब तक वो जा चुके थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अगर कुछ चीज सामने आएगी तो फिर आगे तय किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि जब पथराव हुआ तब वो मौके पर नहीं थे, लेकिन उनके जाते ही पथराव शुरू हो गया। मित्रों, कानून की भाषा में कुछ साक्ष्य परिस्थितिजन्य होते हैं। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है। अब तक 50 पत्थरबाजों की पहचान हुई है। एक टीम पत्थरबाजों की पहचान कर रही है तो दूसरी टीम सोशल मीडिया के जरिए उपद्रव करने वालों को पहचान रही है। इस जांच के बीच सवाल यह है, क्या मुहिबुल्लाह नदवी सिर्फ कट्टरपंथियों के साथ अपनी वैचारिक एकता का प्रदर्शन करने पहुंचे थे या उनका मकसद कुछ और था? सवाल इसलिए भी है क्योंकि उनकी पार्टी के नेता तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों का अब बचाव कर रहे हैं। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। इस शब्दावली और वैचारिक अतिवाद को अब समझिए। एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। भाई, किस एक्शन का रिएक्शन होना था? एक्शन तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ था, उसका रिएक्शन पथराव तो नहीं होता। यह कोर्ट का आदेश था, इसका रिएक्शन कोर्ट में होना चाहिए था। मतलब एक्शन का रिएक्शन कहकर पत्थरबाजों को मासूम बताने की साजिश की जा रही है। हम इस कथित मासूमियत का भी विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, फिलहाल रामपुर के माननीय सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की बात कर लेते हैं। पथराव से पहले तुर्कमान गेट पर मौजूदगी को लेकर गंभीर सवाल उठे तो माननीय सांसद महोदय ने सफाई दी। कहा, मैं तुर्कमान गेट गया था, वहां लोगों को शांत कराया, मस्जिद कमेटी से बात की और वापस लौट आया। यानी सरल शब्दों में कहें तो सांसद महोदय वैचारिक एकता का प्रदर्शन करने गए थे। वो सफाई दे रहे हैं कि तुर्कमान गेट का तौकीर मैं नहीं हूं, लेकिन उनके लौटते ही पथराव हो गया, इसलिए अब वो पुलिस की जांच के दायरे में। मित्रों, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि कट्टरपंथियों के हिंसा मॉडल का एक पैटर्न है, अफवाह और अराजकता। इस मॉडल के दो घातक हथियार हैं। इसी के जरिए हिंसा की साजिश की जाती है। कट्टरपंथी हिंसा मॉडल के पैटर्न के कई चरण होते हैं। पहले फेज में अफवाह फैलाई जाती है, दूसरे फेज में अफवाह से भीड़ जुटाई जाती है, तीसरे फेज में पथराव होता है, चौथे फेज में पथराव करने वाले को मासूम बताया जाता है। कट्टरपंथी हिंसा के 3 फेज बहुत तेजी से चलते हैं। चौथा चरण पत्थरबाजों पर पुलिस के एक्शन के बाद शुरू होता है। तमाम कथित बुद्धिजीवी, मानवतावादी, लोकतांत्रिक हितों के पैरवी करने वाले कैमरे के सामने अवतरित होते हैं और उपद्रवियों को मासूम, निर्दोष, भटका हुआ, अफवाह के शिकार बताने लगते हैं। तुर्कमान गेट पर हुए पथराव के बाद भी तयशुदा पैटर्न के मुताबिक पत्थरबाजों को मासूम बताने वाली टोली कैमरे के सामने अवतरित हो गई। देखिए, इस तरह के अतिक्रमण जब भी हटते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं। इन पर कोई बहुत बड़ी लेदे की बात भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो। वहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया, ये घोर निंदनीय कार्रवाई है। इसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अगर वहाँ के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती। सुना आपने, कट्टरपंथियों की बुद्धिजीवी ब्रिगेड
उन पत्थरबाजों को मासूम बता रही है जिन्होंने 6 पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया। अगर पुलिस चौकस नहीं होती तो जान भी जा सकती थी। समझिए, कभी जम्मू कश्मीर में हिंसक पत्थरबाजों और यहां तक कि आतंकवादियों को भी ऐसे ही भटका हुआ, बरगलाया गया बताया जाता था। वो निर्दोष नागरिकों की हत्या करते थे, खून बहाते थे और एक पूरा इकोसिस्टम उन्हें भटका हुआ बताता था। वही इकोसिस्टम आज पत्थरबाजों को भी मासूम, निर्दोष और पीड़ित बता रहा है। आज कट्टरपंथियों, उन्मादियों और पत्थरबाजों के पक्ष में शाब्दिक प्रपंच रचने वालों को देखना चाहिए कि जिन्हें ये निर्दोष बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि दिल्ली में सुरक्षा बल अब फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तुर्कमान गेट के हर इलाके में पुलिस की मौजूदगी इस वक्त है और पुलिस इस इलाके में इस वक्त फुट मार्च कर रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ी भी है जो हालात को कंट्रोल और सामान्य बनाने के लिए हर उस इलाके में घूम रही है, हर एक उस पॉइंट्स पे जा रही है जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी या फिर जिस इलाके से भीड़ सड़क तक पहुंची थी। ऐसे में पुलिस इस बात को लेकर भी वेरीफाई कर लेना चाहती है कि अब कहीं भी किसी भी तरह की कोई भीड़ कहीं भी इकट्ठा ना हो। मित्रों, यहां पर इतिहास का एक पन्ना भी आपसे शेयर करना जरूरी समझते हैं। तुर्कमान गेट पर पहली बार बुलडोजर नहीं चला है, यह दूसरा बुलडोजर एक्शन है। पहला बुलडोजर एक्शन वर्ष 1976 में हुआ था। तब संजय गांधी के आदेश पर यहां पर बुलडोजर चला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 1976 में संजय गांधी पुरानी दिल्ली घूमने गए थे। उन्होंने देखा कि तुर्कमान गेट के आसपास इतनी झुग्गियां और पुरानी इमारतें थी कि जामा मस्जिद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसी वक्त संजय गांधी ने अवैध अतिक्रमण हटाने का फैसला किया। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अप्रैल 1976 को पहला बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचा। उस समय 16 बुलडोजर दिन रात काम कर रहे थे। तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद के बीच आने वाली हर चीज मिटा दी गई। हजारों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस बार तुर्कमान गेट के पास किसी का घर नहीं गिराया गया, सिर्फ अवैध अतिक्रमण का जो बने हुए थे उनको गिराया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर, बैंक्वेट हॉल और दुकानों को तोड़ा गया। लेकिन फिर भी हंगामा हो रहा है। पथराव करने वालों का बचाव किया जा रहा है। मित्रों, इतिहास का एक और पन्ना आपसे शेयर करते हैं। यह पन्ना तुर्कमान गेट के नाम से जुड़ा है। नाम सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं यह नामकरण प्राचीन नहीं है। हम थोड़ा विस्तार से इस पे आपको बताते हैं। इस जगह का नाम हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर रखा गया। ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के सूफी संत थे। ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना के साथ दिल्ली आए थे। दिल्ली में इस्लाम के शुरुआती प्रसार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए शाहजहां ने शहर की सुरक्षा के लिए जब दीवार बनाई तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम तुर्कमान गेट रखा। जब शाहजहां ने बहुत बड़ा जो फोर्ट बनाया था दिल्ली के, जो दिल्ली फोर्ट जो बनाया था, तो उस ज़माने में इसके 14 गेट्स थे। उसमें से एक तुर्कमान गेट भी था क्योंकि उसके बगल में ही शाह तुर्कमान करके एक बहुत बड़ा सूफी सेंट था 13th and 14th सेंचुरी का, उनका मकबरा भी था, तो इसलिए उसको तुर्कमान गेट कहते हैं। यानी इस जगह का इतिहास ही इस्लामिक कट्टरवाद से जुड़ा है। मित्रों, भारत में जो आक्रांता आए उनके कट्टरपंथ के भी 2 मॉडल थे। एक सैनिक वाला मॉडल जिसमें तलवार के दम पर इस्लाम का प्रसार किया जाता था, और दूसरा जो तलवार से नहीं डरते थे, उन्हें सूफी और मौलाना शाब्दिक पथराव से डराते थे और इस्लाम कबूल करवाते थे। और अब पत्थरबाजी का यह मॉडल पूरे देश में कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पे जिस मस्जिद के पास पत्थरबाजों ने पुलिस को लहूलुहान कर दिया, वहां से हमारी सहयोगी शोभना यादव की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। इस समय मैं तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हूँ, वहाँ मौजूद हूँ जहाँ आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है और पत्थर गैंग जो है वो एक बार एक्टिव हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे ये फैज इलाही मस्जिद है जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और रात में जिस समय प्रशासन ये पूरी कार्रवाई कर रहा था, उस समय यहाँ पर पत्थर गैंग एक्टिव हो गया। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसाए गए। ये मस्जिद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मस्जिद को हाथ नहीं लगाया गया है, लेकिन जो अवैध कब्जा चारों तरफ किया गया था, ये एक मेजर ड्राइव डिमोलिशन की यहाँ पर चलाई गई है। डीएनए मित्रों, जिस दिन दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, उसी दिन अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का एक और अहम आदेश आया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के 370 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को लेकर सर्वे करने का आदेश दिया है।
एमसीडी से कहा गया है कि वो 2 महीने के भीतर अतिक्रमण के आरोपों का सर्वे करें और कानून के मुताबिक कदम उठाए। डीएनए मित्रों, जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को लेकर पुरानी दिल्ली के ही कुछ लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में फरहत हसन, शाहिद खान, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल आमिर ने जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की भूमिका पर सवाल उठाए। याचिका के मुताबिक जामा मस्जिद के आसपास और वहां मौजूद एमसीडी के पार्क पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिका में क्या मुख्य मांगे कही गई हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। पहली मांग है कि जामा मस्जिद के चारों ओर मौजूद एमसीडी के पार्क में अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक पार्क में अतिक्रमण के जरिए गेस्ट हाउस, अवैध पार्किंग, दुकानें और अस्पताल बनाए गए। याचिका में दूसरी मांग की गई है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 और 7 से अवैध पार्किंग हटाई जाए। तीसरी मांग की गई कि शाही इमाम के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए जामा मस्जिद के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। बुलाया था आपको नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद के अंदर, ना कि कब्जा करने के लिए। आपने मस्जिद में कब्जा कर लिया, सारे भाइयों को कब्जा करा दिया मस्जिद के गेटों पे नीचे। मैंने सारी सूचना दे दी है, आरटीआई का जवाब है मेरा, कम से कम 150 पेजों की फाइल है मेरे पास जवाब के अंदर। अभी मैंने आधे पेज लगाए हाई कोर्ट के अंदर। याचिका के साथ कई तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि जामा मस्जिद के आसपास कितना ज्यादा अतिक्रमण और अवैध निर्माण हुआ है। यह भी पता चलता है कि सैयद अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी के नाम पर मेडिकल सेंटर भी चलाया जा रहा है। कोर्ट ने इन तस्वीरों को देखने के बाद एमसीडी को कई निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि पार्कों की जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर हुए सभी निर्माणों की स्थिति का फील्ड सर्वे किया जाए। जामा मस्जिद परिसर के आसपास के इलाकों को भी सर्वे के दायरे में लाया जाए। सर्वे की रिपोर्ट 2 महीने के भीतर अदालत में दाखिल की जाए और अवैध निर्माण मिलने पर नियमों और कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। सोचिए, जिन शाही इमाम पर मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी है, उन पर अवैध पार्किंग बनाने के आरोप लगे हैं, मस्जिद के नाम पर मुनाफा कमाने के आरोप लगे हैं, अवैध मेडिकल सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं, यहां तक कि एमसीडी के पार्क पर भी अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। जो पार्क लोगों के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, उन पर व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। मस्जिद के आसपास चारों तरफ अवैध कब्जा शाही इमाम को भी दिखता होगा। इस अतिक्रमण और अवैध कब्जे की शिकायत के लिए तो उन्हें ही सबसे पहले आगे आना चाहिए था, लेकिन ये काम कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शाही इमाम पर खुद अतिक्रमण में शामिल होने के आरोप हैं। जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने वहां अवैध पार्किंग को लेकर पूछताछ करने की कोशिश की तो वहां मौजूद एक व्यक्ति बदतमीजी पर उतर आया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध पार्किंग के सच को छिपाने की कोशिश की गई। आपको जामा मस्जिद से जी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। आप पार्किंग देखते हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप पार्किंग देखते हैं यहाँ पे? नहीं, हटाइए इसे। तो नाराज क्यों हो रहे क्यों कर रहे हैं आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज मत होइए। जो मैं बात करना चाहता हूँ, हाईकोर्ट में एक शिकायत की गई है, वहाँ जाइए आप, जिसमें कहा गया कि आप बाहर जाइए, अवैध पार्किंग यहाँ पे। आप इसे क्यों टच कर रहे हैं? आप मुझे क्यों यही कर रहे हैं? आप बता दीजिए ना, आप यहाँ के हैं तो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। जाइए ना यार, बदतमीजी आप कर रहे हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं। पूछा कैमरे पे हाथ क्यों लगा रहे हैं? कैमरे पे हाथ क्यों लगा रहे हैं? मैं अभी जब यहाँ पर पहुँचा तो लोगों को नाराजगी भी हो रही थी, और यहाँ पर इसके पहले ये कपड़ा नहीं था। अब मैं दिखाऊं आपको इस कपड़े को हटा के कि क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे जामा मस्जिद की पार्किंग लिखी हुई है, जामा मस्जिद पार्किंग। और इसी तरह की पार्किंग को लेकर हाई कोर्ट ने एमसीडी को बोला है कि 2 महीने के अंदर जांच करें। सोचिए, पार्किंग को लेकर पूछताछ से ही धमकी देने पर उतारू हो गए। जी न्यूज की टीम को रोका, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। गुंडों की तरह व्यवहार करने वाला यह शख्स नहीं चाहता था कि अवैध पार्किंग की सच्चाई का पता दुनिया को चले। डीएनए मित्रों, एमसीडी के सर्वे में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर अवैध निर्माण पाया गया तो एमसीडी को उसे तोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग फैज़े इलाही मस्जिद की तरह अफवाह फैलाने के लिए सामने आ जाएंगे। फैज़े इलाही मस्जिद में भी कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाया है, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई को मस्जिद से जोड़ दिया गया।
जामा मस्जिद के पास भी अतिक्रमण हटाने पर कुछ अफवाहबाज और कट्टरपंथी इसे मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले लोग भी मुस्लिम समुदाय से ही हैं। अवैध अतिक्रमण से परेशान लोग भी मुस्लिम समुदाय से ही हैं। पत्थर के इस आतंक के बाद हम आपको कश्मीर में आतंक पर एक बड़े एक्शन से जुड़ी अहम जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज से 5 साल पहले तक कश्मीर में बंदूक ही आतंक की पहचान होती थी, लेकिन अब इस आतंक की जगह साइबर टेररिज्म यानी इंटरनेट के जरिए की जाने वाली आतंकी गतिविधियों ने ले ली है। इसी साइबर टेररिज्म पर अब मजबूती के साथ शिकंजा कसा जा रहा है। साइबर आतंकवाद पर प्रहार को समझने के लिए आपको कश्मीर से आई लेटेस्ट जानकारी बेहद गौर से देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक रोधी दस्ते ने आज 22 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में श्रीनगर के अंदर 15 और श्रीनगर के बाहर 60 संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को शक था कि इंटरनेट के जरिए म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी खाते चलाए जा रहे हैं और इन खातों से टेरर फंडिंग की जा रही है। साइबर आतंकवाद के इसी मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के लिए कश्मीर की आतंक रोधी यूनिट यानी CIK ने कार्रवाई की है। कश्मीर में साइबर आतंकवाद यानी इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों और प्रोपेगेंडा में एक बड़ा मोड़ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचने के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने साइबर वर्ल्ड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। किस तरह इंटरनेट के जरिए कश्मीर से आतंकवाद फैलाया जा रहा था, यह समझने के लिए आपको हमारा अगला आकलन बेहद गौर से देखना चाहिए। साइबर आतंकवाद के इस चैप्टर में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई गई। यह ऐसा फर्जी जानकारी थी जिसके जरिए दिखाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को नुकसान हुआ। प्रोपेगेंडा के बाद साइबर आतंकवादियों ने सरकारी सेक्टर्स की वेबसाइट्स और डेटा को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। साइबर आतंकवादियों ने केंद्र सरकार के आयकर विभाग, भारतीय रेलवे और BSNL जैसे संस्थानों को टारगेट करने की कोशिश की। कश्मीर में तो बिजली विभाग और जमीन का रजिस्ट्रेशन करने वाले रजिस्ट्रार दफ्तरों तक का डेटा डिलीट करने की कोशिशें की गई। ऐसे साइबर हमलों का एक बड़ा हिस्सा नाकाम कर दिया गया है, लेकिन इस लाल किले पर हुए बम धमाके ने यह बता दिया था कि कश्मीर में कुछ आतंक परस्त अब भी मौजूद है। इसी वजह से अब 2 मोर्चों पर आतंक के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। बंदूक वाले आतंक से निपटने के लिए सुरक्षा बल मैदान में डटे हुए हैं, तो इंटरनेट वाले आतंक को जमींदोज करने का जिम्मा CIK जैसी एजेंसियों ने उठा लिया है। अगर आप कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस को देखेंगे तो आपको इनमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन की झलक देखने को मिलेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको मोसाद की प्लेबुक यानी आतंक के खिलाफ रणनीति को गौर से समझना चाहिए। गाजा में इजराइल विरोधी आतंकवादियों से मोसाद ने सालों तक काइनेटिक तरीके से जंग लड़ी, यानी मोसाद के एजेंट्स ने बल का प्रयोग करके हमास जैसे गुटों के आतंक को कुचला। फिलिस्तीन में आतंक से मोसाद की लड़ाई के दूसरे चरण में व्हाइट कॉलर नीतियों का इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसी कार्रवाई जिसमें खून खराबा नहीं होता था बल्कि आतंकवादियों के आधारभूत ढांचे को तबाह किया जाता था। इन ढांचों में आतंकवादियों के समर्थक, आतंकवादियों की फंडिंग करने वाले तत्व शामिल होते थे। आतंकवाद के खिलाफ मोसाद की तीसरे चरण की कार्रवाई में आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की गई ताकि उनके परिवारों और करीबियों को यह समझ आ जाए कि आतंक का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है। कश्मीर में भी भारतीय एजेंसियां आतंक के खिलाफ व्हाइट कॉलर रणनीति इस्तेमाल करने के चरण में पहुंच चुकी हैं। आतंक परस्तों के नेटवर्क ध्वस्त किए जा रहे हैं, आतंकवादियों की फंडिंग रोकी जा रही है। इन्हीं कोशिशों की वजह से आज कश्मीर में स्थानीय आतंकवादियों की तादाद काफी कम हो गई है और सरहद पार से आतंक प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। कश्मीर में आतंक की बंदूकें खामोश हो रही हैं, लेकिन कश्मीर से हजारों मील दूर अमेरिका और नेटो के बीच बंदूकें तानने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जो हालात पैदा हुए उन्हें देखकर कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान या चीन से लड़ने से पहले नेटो से 2-2 हाथ करने पड़ सकते हैं। ट्रंप और नेटो के बीच तलवारें क्यों खिंची हैं, यह समझने के लिए आपको नेटो के सदस्यों का एक बड़ा बयान बेहद गौर से समझना चाहिए। नेटो के 6 सदस्य देशों ने एक ट्रंप विरोधी बयान जारी किया। इन देशों ने कहा कि ग्रीनलैंड को कब्जाने वाली ट्रंप की नीति का वो विरोध करेंगे और ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता के लिए ठीक उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह वो किसी भी देश की संप्रभुता के लिए लड़ते रहे हैं। जिन देशों ने बयान जारी किया उनमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क शामिल हैं, यानी नेटो के 3 बड़े सदस्य देश इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने 7 बार ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे से जुड़ी बातें कही हैं। इन सभी बयानों को लेकर ग्रीनलैंड की सरकार खामोश रही थी, लेकिन जब नेटो से समर्थन का इशारा मिला तो ग्रीनलैंड भी खुलकर सामने आया
और ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कह दिया कि ट्रंप की दादागिरी को वो कबूल नहीं करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, अमेरिका अपनी मनमानी की वजह से अपने सहयोगी देशियों में ही अलग थलग पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक सत्ता अपने लोगों के बीच अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। दिन बीतने के साथ साथ खामनेई की हुकूमत का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब खलीफा के पुलिस वाले भी वर्दी उतारकर प्रदर्शनकारी बनने लगे हैं। डीएनए मित्रों, पुलिस के विद्रोह से परेशान ईरान सरकार अब इराकी मिलिशिया के भरोसे है। लोगों के विद्रोह को कुचलने के लिए खलीफा ने पड़ोसी देश इराक से हथियारबंद भाड़े के सैनिक बुलाए। खामनेई के इस प्लान को डिकोड करने से पहले आपको ईरान के सबसे बड़े विद्रोह का अपडेट जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, सरकार को हटाने के लिए ईरान के लोगों का सड़कों पर उतरना जारी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के लगभग 100 शहरों में 300 ठिकानों पर यह प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से एकजुटता जताने के लिए कई शहरों में बाजार पूरी तरह बंद हैं। लोगों को लग रहा है यह आखिरी लड़ाई है और अगर अभी इस्लामिक सत्ता को उखाड़ नहीं पाए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वो खामनेई के सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ईरान के 27 प्रांतों में 2000 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शन कम होने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ईरान के अब्दानन शहर में जो हुआ वो खामनेई सरकार के लिए खतरे का सबसे बड़ा इशारा है। यहाँ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जवान भी प्रदर्शनकारियों का साथ देते नजर आए। जब प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने छत पर चढ़कर सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए अपना समर्थन जताया। आपको भी ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। सोचिए, जिन सुरक्षा कर्मियों के सहारे खामनेई इस प्रदर्शन को कुचलने की उम्मीद लगा रहे हैं, अब वो भी साथ छोड़ रहे हैं। ये क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है। अगर पुलिस या सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हो जाएं, तो शासन बहुत कमजोर पड़ जाता है। ईरान में 1989 की इस्लामिक क्रांति के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस वक्त सुरक्षाकर्मी इस्लामिक सत्ता लाने के साथ थे। इस बार वो विरोध में खड़े हो रहे हैं और ये जो क्रांति हुई थी 1979 में हुई थी। अब्दानान को पहला शहर माना जा रहा है जहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। अगर कुछ और शहरों में पुलिस का यही रुख रहा तो आंदोलन और मजबूत हो सकता है। डीएनए मित्रों, एक तरफ पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों से हाथ मिला रहे हैं तो दूसरी तरफ खामनेई अब दूसरे देशों के भाड़े के सैनिकों के सहारे बगावत रोकने का प्लान बना रहे हैं। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मौजूदा विद्रोह से खलीफा की हुकूमत इतनी हिल गई है कि अब वो इराक के भाड़े के सैनिकों के भरोसे है। डीएनए मित्रों, ईरान ने इराकी मिलिशिया के लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी है। इन भाड़े के सैनिकों की भर्ती 4 दिन पहले शुरू की गई थी। अब तक लगभग 800 भाड़े के सैनिकों की भर्ती की गई है। यह भर्ती मुख्य रूप से 4 संगठनों से की जा रही है। इन संगठनों में कताइब हिजबुल्लाह, हरकत अल नुजाबा, सैयद अल शुहादा और बद्र ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। बताया जा रहा है कि इराक की सरकार को इस भर्ती के बारे में मालूम है, लेकिन ईरान के बदलाव की वजह से उसने चुप्पी साध रखी है। भाड़े के ये सैनिक ईरान के मशहाद में इमाम रजा की दरगाह जाने के नाम पर ईरान आ रहे हैं और ईरान के सुरक्षा बलों में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ईरान में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। मित्रों, यहां आपको इराकी मिलिशिया के बारे में भी पता होना चाहिए। मुख्य रूप से 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान के समर्थन से कई मिलिशिया की स्थापना हुई थी। उस वक्त इनका मकसद अमेरिकी सैनिकों को इराक से बाहर करना था। वो इराक में ईरान की भूमिका भी बढ़ाना चाहते थे। 2014 में इराक के कुछ इलाकों में आईएसआईएस के कब्जे के बाद इनकी लड़ाई आईएसआईएस के खिलाफ शुरू हो गई। मौजूदा समय में करीब 2 लाख सैनिक इराक की अलग अलग मिलिशिया के तहत काम करते हैं। इनमें मुख्य रूप से शिया हैं। ये मिलिशिया इराक में स्थित है, लेकिन ईरान समर्थित होने के कारण इन पर सवाल भी उठते हैं। ईरान अभी तक इनका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ करता रहा है, लेकिन अब वो अपने देश में विद्रोह पर काबू करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि खलीफा के ऊपर कितना दबाव है। इराकी मिलिशिया के सहारे खामनेई अपने ही लोगों को कुचलना चाहते हैं। यहां आपको पता होना चाहिए कि इराकी मिलिशिया को बेहद क्रूर माना जाता है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट में इन पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। इन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमानों की हत्या की। इन मिलिशिया पर अपहरण और जबरन गायब करने के आरोप भी लगाए गए। कताइब हिजबुल्लाह ने तो सुन्नी इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाओं को भी अंजाम दिया। सोचिए, जिन भाड़े के सैनिकों पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, अब उन्हें विद्रोह को काबू करने में लगाया जाएगा। अपने इस फैसले के जरिए खामनेई प्रदर्शनकारियों को संकेत दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए
वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। डीएनए मित्रों, खामनेई अपने देश में विरोधियों से निपटने के लिए इराकी मिलिशिया को मेहमान बनाकर लाए हैं, लेकिन अमेरिका खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका को लेकर नई खबर यह आ रही है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान अपनी जनता पर जुल्म करेगा तो वो दखल देंगे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ईरान की जनता के साथ खड़े होने का बयान दिया। ये बयान ईरान के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो सकता है। यही वजह है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है। ईरान ने जिस तरह नेतन्याहू के बयान की निंदा की है, उससे यह भी संभव है कि वो इजराइल पर भी निशाना साध सकता है। लेकिन एक साथ घरेलू और बाहरी मोर्चे पर ईरान की लड़ाई उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर की जानलेवा समस्या है, लेकिन कुछ लोग उसे समस्या नहीं, कम्युनिटी डॉग इश्यू कहते हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स की, जिसको लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज कोर्ट में स्वान के शिकार हुए पीड़ितों, उससे प्रेम करने वालों और सरकार तीनों ने अपना अपना पक्ष रखा। डॉग लवर क्लब की ओर से देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उनकी दलीलों पर न्यायाधीश ने लगातार काउंटर किया, उनके पक्ष पर सवाल उठाया। मित्रों, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्ट्रे डॉग पर यह सुनवाई की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज की सुनवाई का निचोड़ क्या है। आज करीब 2.5 घंटे तक सभी पक्षों ने बहस की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, यह मामला सिर्फ पशु प्रेम बनाम मानव सुरक्षा नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और नियमों की अनुपालना का सवाल है। बेंच ने चिंता व्यक्त की कि राजस्थान हाईकोर्ट के 2 जज भी स्ट्रे डॉग से जुड़ी घटनाओं में दुर्घटना का शिकार हुए। कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 के अपने पुराने आदेशों की समीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि पहले दिल्ली एनसीआर से डॉग को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन संतोषजनक नहीं रहा। कोर्ट ने स्थानीय निकायों की जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि नियम बनाना ही काफी नहीं है, उनका क्रियान्वयन भी आवश्यक है। मित्रों, अगली सुनवाई कल होगी, लेकिन 2.5 घंटे के दौरान डॉग लवर क्लब के पक्षधर वकील कपिल सिब्बल और बेंच के बीच लंबा चौड़ा संवाद हुआ। हम आपको उस संवाद का कुछ हिस्सा सुनाना चाहेंगे। मित्रों, डॉग लवर क्लब के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जो डॉग काटे उसकी नसबंदी की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने तीखे शब्दों में कहा कि अब तो बस एक ही चीज बाकी है, डॉग की भी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि वापस छोड़े जाने पर वो काटे नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे यकीन है ये हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया है। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने सख्त शब्दों में कहा कि बात सिर्फ काटने की नहीं है, डॉग से खतरा भी होता है, दुर्घटनाओं का खतरा। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है ये आप नहीं जान सकते। इस बीच सिब्बल ने कहा कि जब भी मैं मंदिर वगैरह में गया हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं काटा। जस्टिस नाथ ने जवाब दिया, आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कुत्ते सड़कों पर नहीं होते, वो कंपाउंड में होते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप सीरियस हैं? आपकी जानकारी पुरानी लग रही है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। सड़कों को कुत्तों से साफ और खाली रखना होगा। वो शायद कांटे नहीं, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। जस्टिस नाथ ने यह भी कहा कि स्ट्रे डॉग सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में भी हैं, वहां उनका क्या काम है? सिब्बल ने कहा, लोग डॉग को उसी जगह खाना खिलाते हैं जहां वो होते हैं, वो शेल्टर होम नहीं जाएंगे, डॉग को हटाने से काम नहीं चलेगा। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि कई एनजीओ शेल्टर में जाकर खाना खिला सकती हैं। इस बीच अदालत में मौजूद एक पीड़ित ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज से कुत्तों को हटा देना चाहिए। मेरी बेटी बाहर जाने से डरती है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज से कुत्तों को हटा देना चाहिए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि हमें पता है ये चीजें हो रही हैं, बच्चे बड़े सब काटे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मित्रों, स्ट्रे डॉग का एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में 2 बार, अक्टूबर में 2 बार, नवंबर में 1 बार सुनवाई कर चुका है। अब फिर से इस पर सुनवाई शुरू हुई है। स्ट्रे डॉग से परेशान लोगों को उम्मीद है कि अदालत से समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। मित्रों, कांट की कुर्सी के लिए विचारों की बलि देना राजनीति की विशेषता होती है। नेता और राजनीतिक दल इसे श्रृंगार की तरह प्रयोग करते हैं, फिर भी इस कुप्रवृत्ति का एक स्तर होना चाहिए। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो घटित हुआ वो राजनीतिक चाल, चरित्र और चेहरे की स्तरहीनता का स्पष्ट उदाहरण है। सोचिए, निकाय चुनाव जो सबसे निचले स्तर के चुनाव में से एक है, वहां पर ऐसा असंगत अलायंस हुआ जिसने मौका परस्ती की नई परिभाषा लिख दी है। ये लिखी किसने?
बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने किसके साथ मिलकर? एक जगह कांग्रेस के साथ, एक जगह ओवैसी की पार्टी के साथ। ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी ने AIMIM और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को लेकर कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं, इसलिए आज हम इस घनघोर असंगत अलायंस का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे बड़े शहरों में अगले हफ्ते चुनाव होने हैं। छोटे निकायों में जहां दिसंबर में ही चुनाव हुए थे, वहां पर सत्ता का समीकरण बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सत्ता के लिए नैतिकता को जेब में रखकर गठबंधन भी किए जा रहे हैं। ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस के समर्थन से अपना मेयर बनाया है। फिर से सुनिएगा, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अंबरनाथ नगर परिषद में मेयर का चुनाव जीता है। बीजेपी के 14, कांग्रेस के 12 और एनसीपी अजीत पवार समूह के 4 पार्षद इसमें शामिल हैं, जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। इस गठबंधन को अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम दिया गया है। आप इसे अंबरनाथ मौका परस्ती अघाड़ी भी कह सकते हैं। मित्रों, मौका परस्ती की परिभाषा को बृहद स्तर पर व्याख्या करते हुए महाराष्ट्र के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने अकोला में जो किया, उसे तो भविष्य में राजनीतिक अवसरवाद के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा इसलिए हासिल कर लिया कि AIMIM के साथ उसने गठबंधन कर लिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और डीएनए में आज का संदेश, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।